1921 से लेकर 1949 तक चाइना में सिविल वॉर जैसी सिचुएशंस थी। एक तरफ थे चियांग काई शेक जो कुओमिंतांग पार्टी के नेता थे और दूसरी तरफ थे चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी के माओ जेडोंग। माओ जेडोंग ने नारा दिया पावर फ्लोज थ्रू द बैरल ऑफ गन, और इसी एक नारे ने पहले चाइनीज कम्युनिस्ट रिवॉल्यूशन और बाद में चाइना के कल्चरल रिवॉल्यूशन को इंस्पायर किया। 1949 कम्युनिस्ट रिवॉल्यूशन चाइना। इस सिविल वॉर के बाद माओ जेडोंग की चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी जीत जाती है और चियांग काई शेक चाइनीज मेनलैंड को छोड़कर ROC यानी रिपब्लिक ऑफ चाइना ताइवान की स्थापना करते हैं, जिसे चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी आज तक मान्यता नहीं देती। PRC की स्थापना के बाद माओ ने कहा, इफ यू कैन डेयर टू थिंक डेयर टू एक्ट, यानी अगर आप सोचने की हिम्मत करते हो तो करने की हिम्मत भी रखो। और माओ की यही पॉलिसी आगे चलकर चाइनीज फॉरेन पॉलिसी का पार्ट बन गई। 1954 में चाइनीज प्रीमियर PM ज़ाओ एनलाई भारत की यात्रा पे थे। Nevertheless, as Joe arrives, the official welcome has the customary friendly trimmings. देश के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू और PM ज़ाओ एनलाई के बीच साइन हुआ पंचशील एग्रीमेंट, और इसी दौरान पंडित नेहरू ने नारा दिया हिंदी चीनी भाई भाई। और अगली सुबह भारत से लेकर चाइना तक सारे बड़े अखबारों में एक खबर थी कि भारत और चाइना एक अच्छे पड़ोसी हो सकते हैं, एक अच्छे दोस्त की तरह आगे बढ़ सकते हैं। लेकिन कहानी तब बदलने लग जाती है जब वेस्ट कंट्रीज स्पेशली यूनाइटेड स्टेट्स भारत को यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल की परमानेंट सीट ऑफर कर देते हैं, और पंडित नेहरू इस सीट को या फिर इस ऑफर को रिजेक्ट कर देते हैं और कहते हैं इस ऑफर का असली हकदार चाइना है, क्योंकि चाइना हमारा बड़ा भाई है। और शायद ये आजाद भारत के इतिहास का अब तक का सबसे बड़ा पॉलिटिकल डिप्लोमेटिक ब्लंडर था। दरअसल पंडित नेहरू पूरी जिंदगी गांधीवादी समाजवाद और आदर्शवाद के समर्थक रहे, और उन्हें लगा कि चाइना एक बड़े भाई की भूमिका में हमेशा भारत के साथ खड़ा रहेगा, और हुआ ठीक इसके उल्टा। इंडिया चाइना के बीच टेंशन तब शुरू होती हैं जब भारत दलाई लामा को शरण देता है। The 23-year-old spiritual head of the 500 million Buddhists throughout the Far East confirmed that he had been forced to leave his capital. दलाई लामा जो चाइना के तिब्बत कैप्चर का विरोध कर रहे थे, और इसके बाद 1960 आते आते इंडो चाइना बॉर्डर पर चाइना की एक्टिविटी शुरू हो जाती है। वो भारत जिसने चाइना के साथ अब तक का सबसे बड़ा पीस एग्रीमेंट यानी पंचशील साइन किया, वो भारत जिसने अमेरिका का विरोध कर चाइना को 1949 में मान्यता दी, वो भारत जिसने इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म से लेकर डिप्लोमेटिक आउटरीच तक चाइना को अपना बड़ा भाई कहा, और वही बिग ब्रदर चाइना 1962 में हमें देकर गया इंडो चाइना वॉर। चीनी फौजों ने हमारे ऊपर हमला किया और हमारे मुल्क में घुस आए। उधर पूर्वी सीमा प्रांत जो है नेफा, उसके हमारी सरहद से आए इधर। दरअसल चाइना हमेशा से भारत को एक स्ट्रैटेजिक राइवल के रूप में देखता था। चाइना की शुरुआत से पॉलिसी रही इंडिया इन एलिनेशन, यानी इंडिया को USSR यानी आज के रशिया और US से अलग रखने की रही, और पूरी चाइनीज फॉरेन पॉलिसी भारत के लिए इसी के इर्द गिर्द घूमती रही। 1950 से लेकर 1978 तक चाइना को यूनाइटेड स्टेट्स ने एज अ स्टेट मान्यता नहीं दी थी। इस वजह से चाइना और US के रिलेशंस अच्छे नहीं थे, और कहीं ना कहीं चाइना का कुछ तो दखल था कि 1961 में जो बेलग्रेड समझौता हुआ, जिसके बाद नॉन अलाइंड मूवमेंट यानी NAM बनकर तैयार हुआ, उसमें भारत एक फाउंडिंग मेंबर बना, और चाइना की इंडिया इन एलिनेशन की पॉलिसी कामयाब होते हुए दिखी। लेकिन 1971 में USSR यानी आज के रशिया के साथ भारत ने साइन किया ट्रीटी ऑफ पीस, फ्रेंडशिप एंड कोऑपरेशन, जिसके बाद भारत रशिया की तरफ झुकता हुआ दिखाई दिया। लेकिन चाइना भले ही भारत को रशिया की तरफ जाने से नहीं रोक पाया, लेकिन US के मामले में चाइनीज फॉरेन पॉलिसी लगभग कामयाब रही। ईयर 1960 से लेकर अब तक इंडिया चाइना के रिलेशंस या तो खराब रहे या नॉर्मल रहे, अच्छे कभी नहीं रहे। साल 2020 गलवान वैली क्लैश के बाद इंडिया और चाइना के रिलेशंस डॉर्मेंट या लगभग कांस्टेंट स्थिति में बने हुए थे, लेकिन इसके बाद डोनाल्ड ट्रंप ने फोड़ा टैरिफ बॉम्ब। There are other countries that are buying Russian oil, It's okay. like China, for instance, It's buying okay. more. Yeah. Why are you singling India out for these additional sanctions? It's only been 8 hours, so let's see what happens over the next. Sanctions. You're going to see a lot more. So this is a और भारत पर लगाया 50% टैरिफ। इसके बाद बहुत कुछ बदला। नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर अजीत डोवाल रशिया की यात्रा पर निकल गए और वहां रशियन प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन को भारत आने का न्योता दिया, और इसके बाद घोषणा हुई कि भारत के प्रधानमंत्री 27 से 31 अगस्त के बीच चाइना के दौरे पर हैं, और इसी के बाद प्रपोज हुई चाइना के विदेश मंत्री वांग यी की भारत यात्रा। Excellency, I welcome you and your delegation to India at the start of your visit for the 24th round of talks. वांग जी जब भारत के विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर से मिले तो कई सारे MOUs साइन हुए, और इसी दौरान चाइनीज फॉरेन मिनिस्टर ने कहा ड्रैगन और एलिफेंट को एक साथ चलना चाहिए अपने विकास के लिए, दुनिया के कल्याण के लिए।
और इसके बाद भारत और चाइना के बीच एयर ट्रेवल बहाल कर दिया गया। चाइना भारत से आए हुए केमिकल फर्टिलाइजर्स पर एक्सपोर्ट ड्यूटी कम करने के लिए तैयार हो गया और पीसफुल बॉर्डर सेटलमेंट के लिए भी तैयार हो गया। यूएस और वेस्ट के नैरेटिव को काउंटर करते हुए चाइना भारत के साथ खड़ा होता हुआ दिखाई देता है। यानी कभी यूएस को बुली कहता है तो कभी वेस्ट को बेस्ट बताते हुए भारत के साथ खड़ा हो जाता है। तो प्रश्न ये उठता है, क्या ये कहानी पूरी 1950 के दशक जैसी है जब पीएम जॉन लाई भारत की यात्रा पे थे, उसके बाद 1962 में इंडो चाइना वॉर हुआ? क्या चाइना की इसके पीछे कोई स्ट्रेटेजिक चाल है जहां पर वो भारत को डिप्लोमेटिक आउटरीच से लेकर बैटलफील्ड तक बिल्कुल अलग थलग कर देना चाहता है? पहले चाइना इंडिया से अलग होकर यूएस और वेस्ट के नैरेटिव को काउंटर करता था, यानी यूएस डॉलर सुप्रीमेसी के बारे में अकेले खड़े होकर बोलता था। तो कभी रशिया चाइना के साथ खड़े होकर के यूएस और वेस्ट को काउंटर करता था, लेकिन यह पहली बार है जब तीनों देश यानी रशिया, चाइना और इंडिया एक साथ यूएस और वेस्ट के नैरेटिव को काउंटर कर रहे हैं और डॉलर सुप्रीमेसी को चैलेंज करने के लिए एक पैरेलल व्यवस्था ब्रिक्स को खड़ा करना चाहते हैं। पहले कुछ देश चाहते हुए भी यूएस को काउंटर नहीं कर पाते थे, लेकिन आज ब्राजील के राष्ट्रपति लूला डिसिल्वा खुलकर यूएस डॉलर सुप्रीमेसी और ट्रंप के विरोध में बोल रहे हैं और यूएस डॉलर सुप्रीमेसी की यानी एक अल्टरनेटिव व्यवस्था की बात कर रहे हैं और डोनाल्ड ट्रंप को जेल भेजने की बात कर रहे हैं। और शायद चाइना भी यही चाहता है। चाइना भी डॉलर के पैरेलल एक करेंसी खड़ा करना चाहता है जो रीजनल ट्रेड को अलाउ कर सके, यानी कहीं ना कहीं ब्रिक्स के प्रमोशन की बात हर डायलॉग में, हर डिप्लोमेटिक स्तर पर रशिया, इंडिया और चाइना के बीच लगातार उठाई जाती रही है। और शायद ये जरूरी भी है, क्योंकि अगर ब्रिक्स को सफल होना है तो G7 को काउंटर करना होगा, यानी एक अल्टरनेट व्यवस्था खड़ी करनी पड़ेगी जो रीजनल ट्रेड से लेकर के थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज की उन नीड्स को भी समझे। Africa, Latin America, trying to figure out who to go to borrow money from, who to go to cut a deal with, who to go to sell your exports, who to go to invest in your railroads. You know where they used to go? Washington, London, Paris, of course. Now they go there. They go to India and Brazil. That's right. They go to Sao Paulo, New Delhi, Beijing. डिप्लोमेटिक ऑर्डर को या जियो पॉलिटिकल ऑर्डर को बदल कर रखते हैं और कहीं ना कहीं चाइना, इंडिया और यूएस के बीच इस पॉलिटिको इकोनॉमिक टसल को भुनाने में लगा है। चाइना की इंडिया इन एलिनेशन पॉलिसी यानी यूएस से इंडिया को अलग रखने की पॉलिसी कामयाब होती हुई दिखाई दे रही है। लेकिन इस बात को याद रखिएगा कि आने वाले समय में इंडिया और चाइना के बीच भले ही पॉलिटिकली, जियो स्ट्रेटेजिकली, डिप्लोमेटिकली और यहां तक कि बैटलफील्ड में भी टसल देखने को मिले, लेकिन ब्रिक्स का प्रमोशन होता रहेगा, क्योंकि दुनिया की मेजर इकोनॉमीज ने शायद ये रेजोल्यूशन लिया है कि आने वाले समय में डॉलर की सुप्रीमेसी को चैलेंज करेंगे, वेस्ट के नैरेटिव को काउंटर करेंगे और एक अलग करेंसी खड़ी करेंगे जो रीजनल ट्रेड सिस्टम के लिए वैल्यूएबल होगी। तो नया जियो पॉलिटिकल वर्ल्ड ऑर्डर बने या ना बने, लेकिन इतना तय है कि भारत के बिना कुछ नहीं होगा, यानी भारत जहां खड़ा होगा वर्ल्ड ऑर्डर वहीं बनेगा।